आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आखिरी कुछ और दिन बचे हुए हैं और ये जो आपका समय है वो है फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए आपका PYQ के टॉपिक्स पे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको 70 प्लस क्वेश्चंस ईजिली करेक्ट करना है तो आपको जितने भी PYQ के टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है। 75 टॉपिक हमने आपको दे दिया है। आज हम लोग आगे जो हमारा टोटल हमने कितना एनालिसिस किया, ये 8वां नंबर का आपका वीडियो है। मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, अगर आप ये कर लेते हो, ठीक है, एनालिसिस वीडियो देखिए। एनालिसिस का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो एनालिसिस वीडियो कर लेते हो, देखिए सब कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया। वही टॉपिक्स यहाँ हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी हिसाब से पूरा का पूरा प्रिपेयर किया गया। बस आपको वीडियो देख लेना है और PDF से रिवीजन कर लेना है। वीडियो जरूर आप कंप्लीट करें, हर एक वीडियो। साथ में 70 प्लस अगर आपको क्रॉस करना है तो एक चीज़ हमने और आपको बताया था, बस वो कर लेना, ठीक है। आपका वन शॉट आपका पॉलिटी का वीडियो डला हुआ है, ठीक है, आप जरूर जाके देख ले। 2 वीडियो आपका पॉलिटी का डला हुआ है, ठीक है। बिहार पुलिस क्लास का फोल्डर बना हुआ है, 2 वीडियो ये करोगे, 8 से 12 क्वेश्चंस। बिहार स्पेशल का 2 वीडियो बना है, 5 से 7 क्वेश्चंस। साइंस का टॉपिक के वीडियोस बने हुए 5 से 7 क्वेश्चंस। और करंट अफेयर्स अभी आपका चल रहा है। और PYQ एनालिसिस, ये अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, हिंदी तो थोड़ा तो पढ़ते होगे, थोड़ा तो आइडिया होगा, बिहार के रहने वाले हो। इतना करने के बाद आप इजीली निकाल रहे हो और एग्जाम देख के आओगे तो हंसते हुए बाहर निकलोगे। स्टार्ट करते हैं, नीचे लिंक है, स्टेटस के भी क्वेश्चंस आप फॉलो किया करें। और बस आप लोगों से इतना सपोर्ट चाहिए, जल्दी से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि ये PDF भी आप लोगों को जैसे 500 कंप्लीट होगा PDF हम प्रोवाइड करेंगे, हम बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। जल्दी आप सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक आप वीडियो एकदम देख लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ तक कर रखा था। अब हम लोग स्टार्ट करने की लॉकटेक झील क्वेश्चन ये सब पूछा गया, वो उसी को आपको वन लाइनर फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा रहा है। लॉकटेक झील कहाँ है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि लॉकटेक झील जो है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य जो आपका क्या है, आपका मणिपुर में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का एकमात्र तैरता जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ है, तो वो भी आपका लॉकटेक झील में ही है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार झील को हम लोग देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है हमने इसमें लगा दिया है, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम वो देख लेते। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है, सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है, उसका नाम क्या है, तो उल्लर लेक है। उल्लर लेक जो कि कहाँ है आपका, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक, लैगून मतलब आपको पता है, ठीक है। लैगून लेक मतलब होता है कि जो आपका समुद्र होता है, समुद्र के सामने क्या होता है, एक एरिया बन जाता है जिसे पानी आके जमा हो जाता है, ठीक है। और ये खरे पानी का ही झील होता है। तो आपका सबसे बड़ा जो आपका लैगून लेक कौन सा है, तो वो है चिल्का, जो कि उड़ीसा में। और सबसे बड़ा खरे पानी का अगर आपको जो आपको बोला जाएगा कि कौन सा आपका झील है, जो कि आपका पूरी तरीके से क्या है, मिट्टियों से सराउंडेड है, मतलब आपका क्या है, पूरी चारों तरफ से इनलैंड। इनलैंड मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर बोले कि सबसे बड़ा खरे पानी का झील कौन सा है, तो वो आपका चिल्का ही होगा। बट अगर पूछेगा सबसे बड़ा खरे पानी का झील जो कि क्या है, इनलैंड है, मतलब बीच में है, वो चारों तरफ से उसमें क्या है, आपका लैंड वाला एरिया। तो लार्जेस्ट सांबर लेक पक्का याद रखना, कहाँ का है आपका लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है आपका सांबर लेक है, ये चीज़ याद रखना। सबसे लंबा जो झील है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना बेम्बान झील है, जो कि आपका केरल में है। और सबसे ऊंचा में कौन है, ऊंचा झील कौन सा है, तो चोलामू झील, जो कि आपका सिक्किम में है। 10 से 12 हम लोग और देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी ताल आए, ताल जहां से आए सब में याद रखना उत्तराखंड मारोगे, जैसे कि भीमताल उत्तराखंड मारोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हिमाचल में आइए, हिमाचल में बस ताल आएगा, पर वहां देखना चंद्र ताल और सूरज ताल आएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी ताल होगा वो उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखो, देखो चांद और सूरज को देखने के लिए आप हिमालय पे चढ़ गए, तो चंद्र ताल और सूरज ताल हिमाचल, और महाराणा प्रताप आपका हिमाचल याद रखना। भीमताल आपका उत्तर प्रदेश। असम का याद रखना दीपोर, दीपोर बहुत इंपॉर्टेंट है, असम याद रखना। लॉकटेक मैंने बता दिया, ये मणिपुर में है। सिक्किम का याद रखना, अभी इसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है, तो खेचेरोपल्ली, खेचेरोपल्ली आपका सिक्किम में है। और गुरु डोंगमार, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है, तो ये दोनों आपका सिक्किम में है, ठीक है। चिल्का आपने बता दिया, उड़ीसा में है, सबसे बड़ा लैगून लेक है। तेलंगाना में हुसैन सागर याद रखना। आंध्र प्रदेश में पुलिकट एंड कोलेरू याद रखना। जो बुलाऊं वो पक्का याद रखना। तमिलनाडु में कलवेली
कलवेलिया याद रखना है, कलवेली। और आपका केरल में अष्टमुदी और बेम्बांड, बेम्बांड क्या है, सबसे लंबा वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में लोनार याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लोनार। और आपका मध्य प्रदेश में भोजताल, मैंने कैसे याद रखा है, तो यहाँ भी ताल आ रहा है तो बोलते हैं ना भोज बांटने के लिए मध्य में सबके बीच में जाना पड़ता है, तो भोजताल मध्य प्रदेश याद रखना। गुजरात नल सरोवर, राजस्थान आपका लेक पिचोला और सांबर लेक याद रखना। और पंजाब का हरिक्का याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डल और आपका उल्लर याद रखना, डल और उल्लर आप जम्मू कश्मीर याद रखना। और लद्दाख में पेंगोंग एंड तासोकार याद रखना। बस इतना ही आपको लेक में याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा अभी देखा स्टेट वाइज, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। चलिए, तो ये लेक से था, जितना भी इंपॉर्टेंट झील है हमने आपको बता दिया। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉइस से क्वेश्चंस रहेंगे, तो थोड़ा बेसिक अगर आप देख सकते हो तो देखिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्रैक करना है ये एग्जाम, ठीक है। आपका हो जाएगा जितना दिया जा रहा है। वाक्य को प्रत्येक कथन में बदलिए, बट ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन वॉइस पे, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, तो इसका आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट कॉपी होता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कम से कम। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट तो है ही आस्क्ड मी व्हाई आर यू लेट, तो इसको डायरेक्ट सेंटेंस में बना दे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद फिर से वॉइस चेंज करना है। यहाँ देखो, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द बॉय लेफ्ट एट द बेगर, ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, वही कॉपी पेस्ट किया गया। द बॉय लेफ्ट एट द बेगर, बेगर, ठीक है, तो द बेगर वाज लेफ्ट एट बाय द बॉय, याद रखिएगा इसका ये होगा, ठीक है। एक पूछा गया था जो स्पाइरो 3.3 हेप्टेन का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, तो ये होता है 2 चक्रीय हाइड्रोकार्बन जुड़े होते हैं। 2 याद रखना, एक याद रखना स्पाइरो, ठीक है, 3.3 हेप्टेन, और दूसरा याद रखना बेंजीन। ये दोनों का स्ट्रक्चर याद रखना, दोनों का स्ट्रक्चर जो अगर हम लोग स्पाइरो 3.3 हेप्टेन का बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है दोनों तरफ, एक इधर होता है एक इधर होता है, बीच में एक कार्बन से इन लोग ज्वाइन होते हैं। इसमें टोटल कार्बन कितना होता है, तो 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, याद रखना। तो 2 चक्रीय हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं, मतलब एक हाइड्रोकार्बन का चक्र इधर एक इधर और बीच में एक कार्बन होता है, टोटल 7 कार्बन होता है। तो 2 चक्रीय हाइड्रोकार्बन जुड़े होते हैं, ये चीज इसमें आपको याद रखना है। टोटल इसमें कार्बन एटम कितना होता है, तो 7 होता है। वही बेंजीन का हम लोग बात करें, याद रखिएगा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें 6 आपका कार्बन 6 हाइड्रोजन, याद रखिएगा। इसमें एक बार पूछा गया था, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है, ये सब चीज मैं समझा चुका हूं। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है बेंजीन में 12 होता है, और पाई जो होता है इसमें आपका 6 होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये था स्पाइरो और ये था आपका बेंजीन, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइकिल है मतलब गोल है, ठीक है। यहाँ ये उसके बाद कितना क्वेश्चन हुआ, ये आपका 306। उसके बाद है अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था, ठीक है। अवध किसान, उत्तर है आपका बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र। तो याद है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो बाबा रामचंद्र, जो कि 1920 में, तो दोनों याद रखना 1920 और बाबा रामचंद्र। तो अवध किसान सभा किसने ये किया, तो 1920 आपको याद रखना है, 1920, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि अवध का जो आखिरी राजा था वो कौन था, तो आपको याद रखना, राजा बोल रहा हूँ, ठीक है। आपका एक पूछा जाता है कि अवध का आपका आखिरी, ठीक है, नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। और ये वही वाजिद अली शाह है जिसकी पत्नी जो होता है आपका कौन होता है, हजरत बेगम, ठीक है, हजरत बेगम, जो कि क्या 1857 के वार में आपका लड़ती है, किससे, आपका अंग्रेजों से लड़ती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना बाबा रामचंद्र 1920, ठीक है। और याद रखिएगा अवध के बारे में मैंने क्या बताया, वाजिद अली शाह उसका आखिरी नवाब था, जिसकी वाइफ है हजरत बेगम, जो कि आपका, जिसको हम लोग महक परी के नाम से भी जानते थे, ठीक है। और वो आपका 1857 के रिवोल्ट में लड़ी थी, ठीक है। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, याद रखना बिहार प्रांतीय किसान सभा का कब फॉर्मेशन हुआ था, 1929। और जो आपको याद रखना है, जो बिहार किसान प्रांतीय सभा जो फॉर्म हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो याद रखना अवध किसान सभा 1920, बाबा रामचंद्र, ठीक है आपका। उसके बाद है बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा कब फॉर्म हुआ था, ऑल इंडिया किसान सभा कब फॉर्म हुआ था, 1936 में। पहला बैठक कहाँ हुआ था, लखनऊ में, याद रखना। और ये जमींदारी जो व्यवस्था होता है उसके अगेंस्ट में था। और इसमें जो आपके अध्यक्ष बनते हैं, ये बनते हैं आपका ऑल इंडिया किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती, और जो महासचिव जो नियुक्त होते हैं वो होते हैं NG रंगा। 3 क्वेश्चन फिर से आपको याद रखना, अवध किसान सभा 1920
1920 बाबा रामचंद्र। दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा, आपको याद रखना है 1929 स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद 1936 ऑल इंडिया किसान सभा, याद रखिएगा लखनऊ में पहला मीटिंग, और अब चेयरमैन थे सहजानंद सरस्वती, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद नर तथा मादा, जो नर और तथा मादा जो आपका जो गैमेट्स होता है, ठीक है, अगर वो दोनों का संयोजन होता है तो उसको जो फर्टिलाइजेशन निषेचन होने के बाद नर तथा मादा निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद जो क्या बनता है ये पूछा गया। तो उत्तर होगा इसका जाइकोट। अच्छे से आप समझ लो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका मेल गैमेट क्या होता है, तो वो होता है आपका शुक्राणु, और फीमेल गैमेट क्या होता है, तो वो होता है आपका एग या अंडा। इन दोनों का जब मिलन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो याद रखना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फ्यूजन। किसका फ्यूजन, किसका मिलना, तो आपका शुक्राणु का और अंडा का जो मिलना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट क्या होता है, फिर से भ्रूण में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में, और उसके बाद फिर से क्या होता है, ये बच्चा में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ ध्यान देना। सबसे पहले निषेचन कहाँ होता है, आपका जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो याद रखना फेलोपियन ट्यूब में या डिंड वाहिनी में। सब क्वेश्चन पूछे गए वही है, ठीक है। निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में और डिंड वाहिनी। पुरुष में सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। महिलाओं में सेक्स हार्मोन क्या है, तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए, इसको थोड़ा समझना है, ठीक है। अब देखो मेल होता है, तो मेल का जो आपका जैसे कि हमने मेल का बात किया कि क्या होगा, उसका स्पर्म होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, यहाँ मैंने आपको बताया ना, शुक्राणु होगा, ठीक है। तो मेल में आपका शुक्राणु होगा, फीमेल में आपका अंडा होगा, यानी कि एग होगा। स्पर्म किससे निकलेगा, टेस्टिस से निकलेगा, टेस्टिस से, वृषण से, टेस्टिस से निकलेगा। और एग कहाँ से निकलेगा, अंडाशय से, मतलब आपका जो ओवरी जो होता है, महिलाओं का जो ओवरी होता है उससे निकलेगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाया। अब देखो, तो जो स्पर्म जो होगा हमेशा याद रखना, उसमें कितना होता है, स्पर्म जो होता है आपका क्या होता है। अब देखो जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, देखिए, तो इन दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। और देखिए, तो ये जो स्पर्म है, ठीक है, और ये जो आपका एग है, ठीक है, इसमें क्या है 23 पेयर क्रोमोसोम एक्स और वाई, ठीक है, 23 पेयर क्रोमोसोम एक्स और वाई, और यहाँ है 23 पेयर क्रोमोसोम एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से 23 आता है और यहाँ से आपका क्या आता है 23 आएगा, यहाँ पेयर है, पेयर मतलब आपको याद रखना है जो आपका ह्यूमन होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होते हैं, आपको याद रखना है जो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। यहाँ मैंने 23 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया, यहाँ 22 + 1 होगा, ये 22 पेयर होता है तो 44 हो जाता है। और एक पेयर जो होता है आपका अगर मेल है तो ये XY होगा, और अगर आपका फीमेल है तो 22 + XX होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, क्योंकि ये पेयर में है। तो देख लीजिए, अगर स्पर्म हमेशा याद रखना ये हैप्लॉइड होता है, मतलब आधा कैरी करता है, ठीक है, आधा क्रोमोसोम कैरी करता है। तो अगर ये स्पर्म है, मान लीजिए क्या ला सकता है, 22 + X ला सकता है, ठीक है, या 22 + Y ला सकता है, ये दोनों में से कोई एक लाएगा। और महिला में क्या आएगा, महिला में हमेशा क्या होगा, 22 + X ही आएगा, ठीक है, यहाँ 22 + X ही आएगा। समझ रहे हो ना, ये पेयर है, पेयर, ठीक है, पेयर है। तो महिला में क्या आ सकता है, 22 + X ही आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ X ही होता है। तो देखो 22 + X इधर से आया, 22 + X इधर से आया, ठीक है, तो 46 हो जाएगा। तो अगर ये भी X आया, ये भी X आया, तो क्या होगा, गर्ल होगा, मतलब 46 + 44 + XX हो गया। तो 44 + XX होगा तो ये गर्ल होगा, ठीक है। और अगर देखो ये अगर मेल से अगर 22 + Y आया, ठीक है, और फीमेल से तो क्या आएगा 22 + X ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 44 + XY हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। ये 22 + XX क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। क्या मैंने मेल बोल दिया क्या, याद रखना, XX है तो ये फीमेल है, XY है तो ये मेल है। तो याद रखना इस तरीके से होता है। तो आपको याद रखना है, अगर XY है तो ये मेल होगा और XX है तो फीमेल होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना। स्पर्म जो होता है हैप्लॉइड होता है। स्पर्म क्या लेके आएगा, आइदर 22 + X लेके आएगा या 22 + Y लेके आएगा। पर महिला में क्या होगा, वो हमेशा 22 + X ही लेके आएगा। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो XY बन जाएगा, तो ये मेल हो जाएगा, और XX कंबाइन कर गए तो ये फीमेल हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो रामपुरवा स्तंभ है, जो कहाँ है आपका, वेस्टर्न चंपारण में है, आपको याद रखना है। बिहार में कहाँ है,
तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, वेस्ट एक्चुअली एग्जाम में नहीं लिखा हुआ था, ये WC है, याद रखना, वेस्टर्न चंपारण। तो रामपुरवा स्तंभ जो है ये कहाँ है, तो ये वेस्टर्न चंपारण है, पश्चिमी चंपारण में है, जो बिहार का सबसे बड़ा क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, ठीक है, याद देखिएगा। अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। रामपुरवा स्तंभ जो है ये बेसिकली अशोक का स्तंभ है, इसमें दो तरीके के स्तंभ दिखाए गए। सबसे पहले रामपुरवा स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, पहला पॉइंट आपने समझा। ये सम्राट अशोक के दो स्तंभ, ये और डिफरेंट जो एग्जाम हुए बिहार में उसमें भी पूछा जा चुका है, ठीक है। जो रामपुरवा स्तंभ है कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये किसके स्तंभ है, तो आपको याद रखना ये अशोक के स्तंभ। इसमें दो तरीके के स्तंभ है, एक है जिसपे बैल को दिखाया गया, दूसरा जो है जिसपे सिंह पे दिखाया गया, तो याद रखना रामपुरवा स्तंभ। और एक है आपका अशोक का एक स्तंभ है लौरिया औरेराज, ठीक है। तो लौरिया औरेराज जो है ये पूर्वी चंपारण में है, याद रखना। तो लौरिया औरेराज पूर्वी चंपारण और रामपुरवा आपका पश्चिमी चंपारण, ये चीज़ आपको याद रखना है, BPSC में भी ये पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट। आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है या जो रिपोर्ट होता है इसको कौन जारी करता है, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले, ठीक है, जो आपका जो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया, तो इसको किसने, ठीक है, ये किसने खोजा था कि इस तरीके से मानव विकास रिपोर्ट बनाया जा सकता है, तो 1990 में पहली बार ये जारी किया गया था। और जो कंसेप्ट था, किसने कंसेप्ट दिया ह्यूमन आपका डेवलपमेंट रिपोर्ट का, तो एक पाकिस्तान के आपके जो एक ये आपके साइंटिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे आप कह सकते हो, तो महबूब उल हक, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला तो महबूब उल हक सबसे पहले 1990 में, और जारी करता है UNDP, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका न्यूयॉर्क, इतना याद रखना। उसके बाद याद रखना जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये 3 पैरामीटर पे नापा जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। कितना पैरामीटर, 3 पैरामीटर, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पे नापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1992 में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, 1992 में हुआ था। करंट में मैं बता चुका हूँ। इसके अभी अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए। बिहार का महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, और आपका जो संघ में है, यूनियन में है, उसका भी कौन है, ठीक है। करंट वाला आपका वीडियो का प्लेलिस्ट अलग है, देख के जाइएगा। उसके बाद देखते हैं मानव अधिकार आयोग कब बना है, तो 1993 में बना है मानव अधिकार आयोग, 1993 में। सेबी कब बना है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में बना है। और इसको स्टेचुअरी का दावा, मतलब इसको बॉडी बना दिया गया था संविधान के आपका एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, कब 1992 में। बट ये याद रखिएगा ये फॉर्म कब हुआ था, 1980। इसका मेन काम क्या है, तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को देखती है, याद रखिएगा, कौन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का फॉर्म हुआ 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को फॉर्म हुआ, याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसके, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे आपका रिजर्व बैंक फॉर्म हुआ था, तो यंग हिल्टन कमेटी, ठीक है, इसको लायन कमेटी भी बोला जाता है, यंग हिल्टन कमेटी, याद रखिएगा। और अभी जो 26वें नंबर के कौन है हमारे गवर्नर, कौन है, जल्दी से बताइए, चीफ गवर्नर कौन है अभी हमारे RBI के, तो संजय क्या है, मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। उसके बाद FCI अच्छे से याद रखिएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब फॉर्म हुआ था, 1965 में हुआ था। इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1969 में। अभी इसके चेयरमैन कौन है, वी नारायण। टारगेट है कि आपको मुझे 70 क्रॉस करवाना है एग्जाम में, ठीक है, बस ये दिमाग में रखना है। उसके बाद है DRDO का क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1958 में हुआ था। और नासा भी कब हुआ था, 1958 में। अभी इसके चेयरमैन कौन है, तो समीर V कामत है, याद रखें। CISR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंटिफिक आपका, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। तो ये क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कब फॉर्म हुआ था, 1942 में। इसके जो चेयरमैन होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, हमारे PM होते हैं। इसको जो अभी जो डायरेक्टर कौन है, तो काला सेल्वी एक महिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काला सेल्वी। और CSR का चेयरमैन हमेशा PM होते हैं। चुनाव आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ, चुनाव आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ है 25 जनवरी 1950 के हुआ है, ठीक है। और पहले जो आपके चुनाव आयोग कौन थे, आप जल्दी से बताइए, पहले कौन थे,
तो ये थे आई थिंक सुकुमार सेन, एक बार चेक कर लेना। पहले चुनाव आयोग, मतलब जो चुनाव आयोग उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन। अभी कौन है, तो ज्ञानेश कुमार याद रखना। और वित्तीय आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1958 में हुआ था। अभी 16वां वित्तीय आयोग चल रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके चेयरमैन कौन है 16वें वित्तीय आयोग के, तो अरविंद पनघरिया। और पहले चेयरमैन कौन थे, आपको ये यहाँ पूछा गया है आपका इलेक्शन कमीशन का, तो सुकुमार सेन याद रखिएगा। सुकुमार सेन किसके, तो आपके इसके हैं, ठीक है। और पहले चेयरमैन आपके वित्त आयोग के कौन थे, तो केसी नियोगी फर्स्ट चेयरमैन अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ से इतना याद रखिएगा, कुछ भी छूटने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए 311, टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा तभी तो वर्दी चढ़ेगा। अब देखिए संविधान, अगर आपने पेपर मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत लोग होंगे जो अंधे की तरह भाग रहे होंगे। उनका काम क्या होगा पता है, अभी वो बस वीडियो देख रहे होंगे, कोई MCQ करवा रहा है, ठीक है, कोई दिन भर बैठ के, ठीक है, यूट्यूब देख रहा है। बट अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको बस रिवीजन करना चाहिए, सिर्फ रिवीजन, ठीक है। जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन करो, और मैक्सिमम रिवीजन करो। कहाँ से, PYQ के हिसाब से रिवीजन करो। आप देख लेना पेपर होगा तो फिर, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम बैठक याद रखिएगा, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, पहला बैठक तो 9 दिसंबर 1946 और आखिरी बैठक तो 24 जनवरी 1950। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जो संविधान सभा आपका जो बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था, ठीक है, कौन से कमीशन के अंदर बना था, तो कैबिनेट मिशन के अंदर बना था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 1946 को आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका कैबिनेट मिशन है इसमें कौन 3 लोग हैं, क्योंकि चौथा उसमें दिया रहता है जो नहीं है। तो आपको याद रखना है, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कौन, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे किसमें, आपके कैबिनेट मिशन में। पहली बैठक मैंने बता दिया आपका 9 दिसंबर 1946 जो कि दिल्ली में हुआ था, और आखिरी बैठक जो है आपका 24 जनवरी 1950, आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इसके परमानेंट जो आपके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देश रत्न के नाम से भी जानते हैं, आज़ाद शत्रु भी इनको कहा जाता है। और आज़ादी के बाद जो पहला कैबिनेट बना था उनमें इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद उद्देशिका प्रस्ताव, जो आपका संविधान सभा था उसमें उद्देशिका प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा लाया गया था, JL नेहरू के द्वारा लाया गया था। और ये कब पास हो गया था, तो 22 जनवरी 1946 को पास हो गया था। एक था आपका प्रारूप समिति, कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा BR अम्बेडकर। कब ये फॉर्म हुआ था, 29 अगस्त 1947 को ये फॉर्म हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था, ठीक है, मतलब पहला राजा कौन था, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण होता है, ब्राह्मण साम्राज्य जब खत्म होता है, ब्राह्मण साम्राज्य सब पढ़ाया हुआ है ना आपको, ठीक है, शुंग डायनेस्टी ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जैसे ही आपका जो मौर्य अंत होता है उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य के बाद क्या होता है, आपका विदेशियों का आक्रमण होता है, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ते हो इंडो ग्रीक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो पूछा जाए कि भारत में सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था, तो आपको याद रखना इंडो ग्रीक, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि सोने का सिक्का चलाने का, ठीक है, भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला देश, मतलब भारत में कौन था, भारत में सिक्का जारी करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक। और भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला इंडो ग्रीक। भारत में शीशे का सिक्का जारी करने वाला पहला सतवाना, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सतवाना डायनेस्टी ब्राह्मण साम्राज्य में। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो गुप्त काल में, जिसको हम लोग स्वर्ण काल भी बोलते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। तो इन लोग सबसे ज़्यादा स्वर्ण आपका चलाया था। सबसे प्योर सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो खुसानों ने चलाया था, याद रखिएगा, ठीक है। सोने का जो सिक्का होता था इसको दिनार बोला जाता था गुप्त काल में, दिनार। वही जो आप ये पढ़ोगे, जो आपका शेरशाह सूरी था उस समय अशरफ बोला जाता था, ठीक है। और जो आपका चांदी का सिक्का था उसको हर जगह रुपया ही बोला जाता था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 16 नवंबर। तो राष्ट्रीय प्रेस, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 16 नवंबर। और पूछा जाए कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई। अब जितने इंपॉर्टेंट एक बार देख लेते हैं, उससे पहले याद रखिएगा विश्व महिला दिवस 8 मार्च को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, शहीद दिवस, ठीक है। चलिए
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में अभी आपके एग्जाम में पूछे गए उस पर हम लोग आते हैं थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह, ये पूछा गया है तो 23 दिसंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त आपको याद रखना है। और ये भी देखो, एक तो पूछा कि राष्ट्रीय खेल दिवस, ये सबको मैक्सिमम लोगों की याद होगा। आपको किसके याद में मनाते हैं, तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के याद में मनाते हैं। ये भी पूछ लिया गया कि विश्व खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 6 अप्रैल को मनाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। बिहार दिवस, ठीक है, कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। और विश्व जल दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को। और इस बार याद रखिएगा, अगर आप 2025 में ये वीडियो देख रहे हो तो इस बार का जो थीम था वो था आपका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। बाकी आप कभी भी देख रहे हो फ्यूचर में, ठीक है, आप कमेंट करना कि उस ईयर का आपका इसका थीम क्या है। तो 2025 में है इसका क्या है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। बिहार दिवस 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। बिहार स्पेशल 2 वीडियो आपका डला हुआ है भाई, प्लीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। बहुत सेलेक्ट करके मतलब निकाल के, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाना है आपको, सिलेक्शन के लिए वो चीज़ें निकाल के दी गई है, ठीक है। अगर मुझे जिस दिन मुझे सिर्फ पढ़ाना होता, ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, तो उसी दिन मैं फिर सिर्फ बोर्ड पे आऊँगा, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को ऑप्शंस लेके एक्सप्लेन करके, बट क्या करना क्या है, अभी मुझे मैक्सिमम चीज़ कंप्लीट करना है, ठीक है, इसीलिए इस फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका वैल्यू समझो आप, ठीक है। और अगर चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना है, एक भी वीडियो मिस मत करना एग्जाम से पहले। देखो तो बिहार दिवस हो गया 22 मार्च, विश्व जल दिवस हो गया 22 मार्च, विश्व फुटबॉल दिवस हो गया आपका 25 मई। बहुत इसी बार आपका जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा ये अनाउंस किया गया। विश्व योग दिवस सबको पता है, योगा डे 21 जून को मनाते हैं। और विश्व ध्यान दिवस अनाउंस किया गया इसी बार, तो 21 जून आपका योगा दिवस और 21 दिसंबर आपका ध्यान दिवस, ठीक है, याद रहेगा। एनआरआई डे कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। पराक्रम दिवस आपका सुभाष चंद्र बोस की याद में 23 जनवरी। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। उत्कल दिवस 1 अप्रैल। और विश्व मतलब वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। और विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और जितने इंपॉर्टेंट पूछे हम बीच बीच में कवर करते रहेंगे, बट जो दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिलाओं के लिए दिवस, कब मनाया जाता है, ऑलरेडी दरोगा में पूछा जा चुका है, तो 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को 2 चीज़, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, दोनों मनाया जाता है, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति में, ये देखो डायरेक्ट आपका दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है। यह है फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का। फ्रांस बहुत अच्छे से हमने पढ़ा दिया, उसका नोट्स भी आपको दिया गया है, बस वहीं से पढ़ना है। बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि जो कौन था, तो वो था आपका लुई 16वां था, ठीक है। और बोर्बन डायनेस्टी से ये मतलब बोर्बन डायनेस्टी का ये रहने वाला था, ठीक है। मैंने आपको कुछ बुक भी बताया था, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, तो रूसो ने लिखा था, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड, मतलब ब्रेल जो महिला जो आपके अंधे होते हैं उनके लिए डेबिट कार्ड लाया, तो पंजाब नेशनल बैंक ने लाया। विश्व का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन किसने लॉन्च किया है, तो ये चीन ने किया है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब किसने जीता है, तो विश्वनाथ आनंद, ये 2024 का ही है, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट है कि टाटा स्टील मास्टर 2025 किसने जीता है, तो आर प्रगनन ने जीता है। कुनेरू हम्पी किससे रिलेटेड है, कुनेरू हम्पी, तो याद रखना वो भी चेस खेलती है। बिहार का स्थापना दिवस मैंने ऊपर ही करवा दिया, ठीक है। अब देखो जितना मैंने करवा दिया ना, आप क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए हैं, ठीक है। अब देखो, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, इसका शुद्ध वाक्य बनाना बड़ा सिंपल है, ठीक है, इतना तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो हम तुम और वह बाजार जाएंगे, इसका ये होगा। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। संभावना घटने, देखो अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मैथ्स में आए तो नहीं कर पाओगे, इजी है। देखो संभावना का, प्रोबेबिलिटी का पूछा है, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो किसी चीज़ का घटने का, ठीक है, अगर संभावना आधा है तो नहीं घटने का संभावना क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। और टोटल क्या होगा, आधा आधा मिलके एक। हमेशा याद रखना, ठीक है, घटने का ए में मान लेता हूँ और नहीं घटने का मैं बी मान लेता हूँ, और दोनों को जब जोड़ोगे तो हमेशा एक ही आएगा। जैसे कि अगर घटने का, ठीक है, जो आपका संभावना है 30% है और नहीं घटने का संभावना कितना है, तो 70% होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। तो 100% मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ आप समझ के रखना, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला पे है, तो जो मैथ्स का क्वेश्चन है कोशिश रहेगा कि आपको फॉर्मूला वाला सीट दे दिया जाए, ठीक है। ये सब भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स का जहाँ थोड़ा भी कंसेप्चुअल होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। ये भी इजी है कि 16,000 पे खरीदा, 14,400 पे बेच दिया, तो इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। और जो माइनस आएगा उसको देख लोगे कि ये इसका कितना % है, वही इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है।
पूछा है कि इतना पे खरीदा इतना पे बेच दिया 2 साल बाद, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो 9.7%। ये सही आंसर है, मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो प्राकृत जो है आपका ये एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी देख के जाना। देखो ये सब जो हिंदी है ना, मैंने मार्क कर दिया कि कौन से पूछा गया है, तो जब आप पीडीएफ देखोगे तो देख लेना, उसको बोल्ड कर दिया मैंने, ज़्यादा डार्क कर दिया, तो छोटे छोटे वीडियोस आप यूट्यूब पे देख लेना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आपका ट्रिक क्या होता है, ऐसे लिखोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमने दरोगा में किया था, बहुत ही ईजी है, हमसे आप मुझसे तो अच्छा होगा आपका हिंदी। ठीक है, आप इजीली कर सकते हो हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंडन, मैंने आपको बताया 2 तरीके का संयोजी उत्तक होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक मैंने आपको बताया था कि एक होता है टेंडन और एक होता है आपका लिगामेंट। तो जो टेंडन है किसको कनेक्ट करे, पूछा है क्या कि टेंडन क्या है, तो पूछा ये गया था कि टेंडन क्या है, तो एक संयोजी उत्तक है। अब यहाँ जल्दी से आइए, एक दरोगा में पूछ लिया था कि रक्त क्या है, तो याद रखना रक्त भी एक संयोजी उत्तक है, बट कैसा है ये तरल संयोजी उत्तक है, मतलब ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। जो टेंडन है आपको याद रखिएगा मसल से आपको बोन को कनेक्ट करता है, दैट मीन्स आपका मांसपेशियों को हड्डी से कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट ही करता है हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करता है। फिर से टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से करता है, और लिगामेंट जो है बोन से बोन को करता है, और ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तरंग का अनेकार्थी क्या है, तो पैना। ठीक है, दुर्गा का पर्यायवाची क्या है, धात्री। तो ये सब आपको देखना है, कोई बड़ा ये नहीं, इतना तो आप कर ही लोगे इजीली। ठीक है, बाकी हम करवा दे रहे। देखो शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है, पूरा का पूरा ट्रिक से आपको ये सब चीज़ याद करवाया। शक्ति का अगर हम लोग बात करें, देखो एक होता है शक्ति, एक होता है गरुदा शक्ति। तो गरुदा शक्ति जो हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ करते हैं। ठीक है, किसके साथ, शक्ति बोले फ्रांस, गरुदा शक्ति बोले इंडोनेशिया। अब जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एक्सरसाइज उसको हम लोग देखते हैं। इसको मैं करंट में भी चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, मतलब करंट में भी आपको मैं करवा चुका हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति का, तो शक्ति किसके साथ करते हैं, ये थल सेना है। ठीक है, थल सेना वाला है, तो शक्ति आपका फ्रांस। गरुदा मैंने आपको बताया था, शक्ति गरुदा एंड वरुणा किसके साथ, फ्रांस के साथ। तो थल सेना, वायुसेना, जल सेना। तो शक्ति गरुदा एंड वरुणा किसके साथ, फ्रांस के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, युद्ध अभ्यास। ठीक है, हैंड इन हैंड आपका चाइना के साथ। ठीक है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ। अब देखो युद्ध अभ्यास, ये देखो जितने भी आपके पूछे गए हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, धर्मा गार्जियन किसके बीच में है, चलिए मित्र शक्ति। ठीक है, किसके, इंडिया और श्रीलंका। हैंड इन हैंड चाइना। युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग एंड टाइगर ट्रम्प किसके साथ, आपका यूएस के साथ। उसके बाद धर्मा गार्जियन, सहयोग गार्जियन और जी मैक्स, ये किसके साथ, जापान के साथ। ये किसके साथ, ये जितना भी है आपका ये किसके साथ है, ये जापान के साथ सब। और कोंकण एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, कोंकण यूके के साथ। इंद्रधनुष कि आपका यूके के साथ। तो कोंकण और इंद्रधनुष यूके के साथ, आपको ये यूनाइटेड किंगडम याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया, पूछा कि खुला रक्त जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मोलस्का और एंथ्रोपोडा दोनों में पाया जाता है। क्या है आपका, मोलस्का और एंथ्रोपोडा जो है दोनों में पाया जाता है। अगर हम लोग मोलस्का का बात करें तो इसमें कौन सा प्राणी आता है आपको याद रखना है, स्नेल, ऑक्टोपस, अरे घोंगा जो होता है स्नेल। ठीक है, जो घर में देखते हो सूखा में जो चलते रहता है, ऑक्टोपस। ठीक है, और एक होता है ओइस्टर। ओइस्टर मतलब जो सीपिया जो होता है, ओइस्टर याद रखना। सेल, ऑक्टोपस और ओइस्टर। ऑक्टोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको डेविल फिश भी बोलते हैं। और एंथ्रोपोडा याद रखना, सबसे बड़ा जो संघ है जंतु जगत में, जो सबसे बड़ा जो संघ है वो ऑर्थ्रोपोडा है। इसमें इंसेक्ट भी आता है, जितने भी कीट प्रजाति है, और आर्कानाइट्स भी आता है। ये सब चीज़ मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो याद रखना ये।
जो कर चुके हैं उसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो होगा ही नहीं कभी ये पूरा कंप्लीट। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है, मैंने आपको बताया था रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो कौन करता है? वो किडनी करता है। किडनी करता है, क्या करता है? किडनी करता है, याद रखिएगा। और किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होता है, ठीक है, नेफ्रॉन गुर्दा का कार्यात्मक इकाई है, मतलब फंक्शनल यूनिट जो होता है, ठीक है, आपका किडनी का क्या होता है? तो वो होता है आपका नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और याद रखिएगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन तो आपने समझा, नेफ्रॉन में क्या होता है? बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किडनी बनाती है, ठीक है, और नेफ्रॉन में होता है ग्लोमेरुलस। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ग्लोमेरुलस जो होता है कहाँ मिलता है? तो आपका नेफ्रॉन में है या किडनी का भाग ही है ग्लोमेरुलस। अगर किडनी खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किडनी खराब हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपका डायलिसिस होगा। याद रखिएगा किडनी क्या करता है? तो मूत्र जो बनता है, यूरिन जो बनता है, आपको पूछा जाएगा यूरिन कौन बनाता है? तो ये किडनी बनाता है, किडनी बनाता है। यूरिन का पीएच कितना होता है? तो आपको याद रखना यूरिन का पीएच जो होता है आपका 6 होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। उसके बाद आते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश, ठीक है, अधिकतम अवधि जो अध्यादेश लाया जाए, राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद से लाता है? जल्दी से बताइए। तो अध्यादेश जो लाया जाता है, हम आगे अभी हम लोग बात भी करेंगे, यहाँ हमने पूरा लिख भी दिया, ये देखिए नीचे पूरा, ठीक है, आप एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जो अध्यादेश लाया जाता है वो लाया जाता है 123, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और वही गवर्नर के द्वारा 213, दोनों आर्टिकल याद रखना। तो मैक्सिमम 6 वीक तक लागू रहता है, 6 वीक, 6 सप्ताह तक ही ये लागू रहता है। जैसे ही आपका पार्लियामेंट खुलेगा विदिन 6 वीक उसको पास करा लेना होता है, ठीक है। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आपका स्टेट में आपका गवर्नर और संघ में आपका, यूनियन में आपका कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कितने समय के अंदर इसको पास करवा लेना चाहिए? जैसे ही आपका पार्लियामेंट खुलेगा तो 6 सप्ताह के अंदर। अब देखिए अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया? प्रेसिडेंट का पद के बारे में बताया गया। प्रेसिडेंट का जो कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, कौन से में? 54 में है। इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ये बहुत बार पूछा गया। तो याद रखिएगा 54 जो आर्टिकल है राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के बारे में बात करता है। याद रखिएगा जब भी इनका इलेक्शन होगा तो कौन कौन इसमें वोट दे सकते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा के जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर हैं, मतलब चयनित होके आए हैं, प्लस जितने भी विधानसभा हैं उसके चयनित मेंबर, ठीक है, मतलब चयनित मतलब एक चयनित होता है इलेक्ट होके आना और एक होता है मनोनीत। तो चयनित मेंबर तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है इसके भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, याद रखिएगा। 60 में क्या है? तो इनका ओथ के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया, जो कि कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। महाभियोग के बारे में तो इनको हटाने का जो होता है इम्पीचमेंट वो 61 में बताया गया। और ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इनका जो हटाने का प्रक्रिया होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे आपका क्या हो, आपका चयनित हो। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो क्षमा शक्ति, 5 प्रकार का इनका क्षमा शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 123 अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर पास करवाना और राज्यपाल 213 के थ्रू जो है क्या करता है? 213 के थ्रू क्या करता है? आपका अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 क्या है? तो एक पूछा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है? एडवाइजरी पावर है कि वो एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का भी जो शक्ति है आपका 143 में बताया गया प्रेसिडेंट। बट याद रखिएगा हाईकोर्ट के पास ये जो एडवाइजरी पावर होता है वो नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधा जो होता है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है? देखिए हमारे वातावरण में पूरी 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है। बट ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली, क्योंकि यूरिया में भी तो नाइट्रोजन होता है, अराउंड 47% नाइट्रोजन होता है, 46 पॉइंट समथिंग, तो पूछा भी जाता है तो अराउंड 47% नाइट्रोजन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो CONH2NH2। अच्छे से याद रखना, ये पूछा जाएगा कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो CONH2 और यहाँ NH2, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। CONH2NH2 आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, CONH2NH2 याद रखना है, ठीक है। और यूरिया पहला पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा यौगिक था, कंपाउंड था जो आपका लैब में बनाया गया था? तो वो यूरिया था। यूरिया का फॉर्मूला भी याद रखें, इसमें कितना परसेंट आपका नाइट्रोजन होता है? तो अराउंड 47% होता है। तो देखिए यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन, प्लांट को भी चाहिए नाइट्रोजन और वातावरण में है पूरा नाइट्रोजन, बट ये डायरेक्ट नहीं ले सकता है। जब भी याद रखना, जब भी प्लांट लेगा वो 2 फॉर्म में लेगा, आइदर नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा या एमोनियम के फॉर्म में लेगा। क्या? नाइट्रेट या एमोनियम के फॉर्म में लेगा। अब याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया कि जो पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, ठीक है। अगर आप
अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तब मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं करते हो तो ठीक है, वहाँ ड्रीम डोज सर्च करोगे, ठीक है। तो जितने भी ये सब जो साइंस के जो कंसेप्ट होते हैं उसको मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखा दिखा के समझाता हूँ, तो देखोगे ऐसे यूट्यूब पे भी हम डाल रहे हैं शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है। अब देखो पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, तो नाइट्रेट के रूप में या एमोनियम के रूप में। अब देखो जो ये नाइट्रोजन है इसको एमोनिया में कौन चेंज करेगा, सबसे पहले एमोनिया में चेंज होगा, उसके बाद नाइट्रेट और एमोनियम में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो आपको याद रखना है, बेटे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को एमोनिया में चेंज कर देते हैं, जैसे कि आपका राइजोबियम हो गया, एजेटोवेक्टर हो गया, ठीक है, एजेरोपाइलम हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, जैसे एनेवेना एनोस्टिक, याद रखना। और एक जो होता है सूडोमोनस, तो एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया था ईएसआई में कि कौन सा इसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं है, तो सूडोमोनस नहीं है, बाकी जितना भी है ये आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके में रहा कि चर्चा में रहा स्पर्श सेवा, ठीक है, ये क्या है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था स्पर्श सेवा, ठीक है, रिटायर्ड जो भी आर्मी मैन है उनके लिए एक्चुअली। कौन सा राज्य, ठीक है, जाति जनगणना शुरू करने, पता है सबसे पहले जाति जनगणना किसने शुरू किया था, तो बिहार ने किया है। और दूसरा राज्य कौन बन गया है जो जाति जनगणना स्टार्ट किया है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश ने किया, ये सेकेंड स्टेट बन गया है जाति जनगणना स्टार्ट करने वाला, ठीक है। किस राज्य को, देखो ये जो जीआई टैग है ना, कुछ कुछ करेंट के जितने भी टॉपिक्स है, 2 टॉपिक्स तो मैंने आपको करवा दिया है, 2-4 टॉपिक और मुझे करवाना है, वो 1-2 दिन में मैं स्पीड ले लूँगा नया वाला, और उससे निकाल के जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको ट्रिक से ही याद करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बथखन फल जो है, ठीक है, तो ये कहाँ का जीआई टैग मिला, लद्दाख। लद्दाख याद रखिएगा, भारत का पहला पोलो स्टेडियम जो बन रहा है लद्दाख में बन रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है पूगा वैली, पूगा घाटी, बहुत बार पूछा गया है, पूगा घाटी कहाँ है, ठीक है, जो कि जियोथर्मल एनर्जी के लिए, भूताप जो भूमि से जो ताप निकलता है उस एनर्जी के लिए बहुत फेमस है पूगा वैली। तो लद्दाख, भारत का पहला आपका पोलो स्टेडियम कहाँ बनेगा, लद्दाख, याद रखिएगा। यहाँ कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो लोसार अच्छे से याद रखना। अब देखो जीआई टैग के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इवन दरोगा का मेंस के में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर जीआई टैग का बात करें, क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो कौन सा पूछा गया था मैं आपको बताऊंगा कि जीआई टैग को जारी कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो DPIIT, फुल फॉर्म नहीं देगा आपको, सिर्फ ऑप्शन में लिखा होगा जीआई टैग कौन जारी मतलब देता है इसको, तो DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ याद रखना। उसके बाद याद रखना कि जो कौन सा अधिनियम के थ्रू ये दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, याद रखना। पहला जो जीआई टैग दिया गया था किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना 2004-05 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय कौन प्रोड्यूस करता है, तो असम करता है, ये भी पूछा गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड लेवल पे जो जीआई टैग को देखता है वो कौन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन यूनेस्को भी वहाँ लिखा हुआ था, मैक्सिमम लोगों ने गलती किया होगा जो आज दरोगा नहीं बन पाए हैं, सिर्फ इस एक क्वेश्चन के कारण, क्योंकि ऑप्शन में जीआई टैग कौन जारी करता है वर्ल्ड लेवल पे, तो वहाँ यूनेस्को भी था, बट इसका जो आंसर होगा वो होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर जो है इसका जिनेवा में है। ये कितने समय तक वैलिड रहता है, तो 10 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद फिर से रजिस्टर करवाया जा सकता है। जीआई टैग का जो रजिस्ट्री ऑफिस है कहाँ है भारत में, तो ये चेन्नई में है, ठीक है। और कुछ ये जीआई टैग के बारे में यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि बिहार का देख लेते हैं, जैसे जर्दालू आम भागलपुर से रिलेटेड है, शाही लीची मुजफ्फरपुर से है, ठीक है, मघी पान मगध से है, कतरनी चावल ये बहुत बार पूछा गया था, ठीक है, मुंगेर भागलपुर और बांका, मुंगेर पक्का याद रखना, मुंह से ही ना काटते हो, ठीक है। मरचा चावल ये 2023 में ही दिया गया है, चावल है मरचा चावल, ठीक है, तो ये पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड है। मिथिला मखाना आपको पता है, सिक्की घास का काम होता है जो मिथिला महिलाएं करती, इसको भी दिया गया। मधुबनी पेंटिंग ये पता। सुजनी एब्रोडियरी, सुजनी क्या होता है ना, कपड़ा पे एक काम किया जाता है। और 2025 में अभी देखोगे एक महिला को आई थिंक, ठीक है, पद्मश्री भी दिया गया, वो हम करंट में कवर करेंगे। तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी को भी दिया गया, भागलपुर रेशम को भी दिया गया। भागलपुर को क्या कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है। एक खटवा कार्य होता है जो सीतामढ़ी में किया जाता है, ये भी एक क्या है, एक तरीके का कढ़ाई बुनाई है, ठीक है। उसके बाद सिल्वा खाजा नालंदा और मंजूषा शैली भागलपुर, याद रखना ये सब, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हिंदी हो इंग्लिश हो, ठीक है, सब चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ अरेंज कर दिया और एक्सप्लेन भी आपको करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा देश 2024 में हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हम करंट में अलग से बना दिए हैं। आपका जनवरी का कर लिए हैं, फरवरी का हम जनवरी और दिसंबर का हमने कंप्लीट कर लिया है। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवित जीवाश्म मतलब समझते हो, कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय तक जो जीवित रहता है, ठीक है, उसको जीवित जीवाश्म बोलते हैं। जैसे कि एक लिमुलस, ठीक है, ये एक क्या है, एक प्रजाति, आप देखना लिमुलस, ये टर्टल का जैसा ही होता है, टर्टल जो होता है ना कछुआ, उसी का जैसा होता है। तो लिमुलस एक एंथ्रोपोडा में ये आता है, ठीक है, जीवित जीवाश्म इसको बोला जाता है। और ऑलिव रिडल टर्टल को भी क्या बोला जाता है, आपको जीवित जीवाश्म बोला जाता है। दोनों का नाम आपको याद रखिएगा, ठीक है। विवांतर मतलब होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट। अब देख लो जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम इतना जरूर आप याद करके जाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ यूनिट और यहाँ क्वांटिटी और यहाँ आपका यूनिट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने मूल इकाई होते हैं, तो आपको याद रखना है जो मूल इकाई जो होता है वो 7 होता है। कितने होते हैं? मूल इकाई 7 होते हैं। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। लेंथ का क्या होता है? मीटर। मास का क्या होता है? किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पेयर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला, ठीक है। 7 मूल इकाई होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्स का क्या होता है, मतलब बल का क्या होता है? न्यूटन। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में भी, ठीक है, आप देखें, मैं इंग्लिश वाले लोगों को चल रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ताकि इंग्लिश आपका यही कुछ क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। जैसे आवृत्ति का पूछ लेगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी, तो थोड़ा दिमाग में रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, फ्रीक्वेंसी हर्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो ये वोल्ट जो ऊपर पूछा था। कैपेसिटेंस धारिता जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो फराड। इंडक्टेंस, ठीक है, प्रेरक, तो हेनरी। रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिबांध और प्रतिक्रिया, ठीक है। रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इम्पेडेंस और रिएक्टेंस ओम होता है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विद्युत चालकता सीमेन। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। एनर्जी वर्क और हीट, याद रखना ये तीनों का जूल होगा। ऊर्जा कार्य और उष्मा का क्या होगा? जूल होगा। पावर का वाट होगा। रेडियो एक्टिविटी का बैकुरल होगा। और प्रेशर और स्ट्रेस बोले तो इसका पास्कल होगा। फॉर्मूला पक्का याद रखना, ये नहीं कि ऐसे ही मतलब रट के जा रहे हो। प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो अगर पास्कल नहीं दिया होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया होगा, क्योंकि फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि इसी से फिर डायमेंशन वाला जो होता है, डायमेंशन बनाने बोलते हैं ना, कि जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो LT-2 होता है। तो एक्सेलरेशन का आपको पता होगा तभी ना कर पाओगे, कि एक्सेलरेशन जो होता है dv/dt लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। जितना आपको वीडियो दिया गया देख लेना बस, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट का था, यहाँ हमने कवर किया। अब जितना हमने आपको करवा दिया, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हो, एक क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा आपका साइंस में, ठीक है। ऐसे ही नहीं इतना सिलेक्शन हुआ था। देखो अब ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला होगा आपके सामने, अगर आपने शुरू से पढ़ा है तो। देखो ये क्या पूछा है कि 0.341 है ना, ठीक है, 0.5 kg द्रव्यमान वाला वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना होगा? तो सिंपल है, 0.5 पूछा है। ये केजी में दिया है, केजी में दिया मतलब ये क्या है? ये द्रव्यमान है आपका, द्रव्यमान, ठीक है। तो इसमें क्या बचा है? वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तु का भार, भार मतलब वेट। इससे पहले वीडियो में वेट कैसे निकालते हैं? m × g। m क्या होता है? द्रव्यमान। g क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो m क्या है यहाँ आपका? 0.5 और 9.8, ठीक है। 0.5 और 9.8 अगर आप माइनस करोगे, अगर आपको इस तरीके से माइनस करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जब भी इस टाइप का मिले, ठीक है, तो आप बस माइनस करोगे। तो देखो यहाँ 8 × 40 हो जाएगा, ठीक है, और 9 × 45 हो जाएगा। 8 × 40 40, 8 × 40, हाँ से 4, 9 × 45 45, 45 45 और ये 49, ठीक है। तो 49 एक के बाद 0 है, ठीक है, तो यहाँ आप 0 दे दोगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 49 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि इसको कैसे हमने निकाला? बस याद रखना वेट जो आपका होता है, ठीक है, वेट जो आपका होता है वो कितना होता है? तो वो आपका जो होता है ये 4.9 यूनिट होना चाहिए, 4.9 होगा, ठीक है, क्योंकि 0.5 यहाँ दिया हुआ है। और 0. जैसे कि देखो इसको ऐसे किया जाता है, वेट है ना mg, ठीक है, भार निकालता है। m कितना है? अगर ये 0.5 दिया है तो 0.5 लिखेंगे, और g कितना लिखेंगे? 9.8 लिखेंगे,
ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4.9 आ जाएगा, ठीक है। 4.9 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, या इसी को आप भार बोल सकते हो। तो ये वाला अच्छे से याद रखना, ये सब करवा चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसको बहुत ही डिटेल में करवाया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ये एनर्जी बनाता है किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में बनाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रखना। क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका जो श्वसन क्रिया होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका नामकरण डिस्कवर किसने किया था, तो कोलिकर ने, और नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था। और ये क्या है, एक डबल लेयर क्या है आपका सेल ऑर्गेनेल, मतलब डबल लेयर क्या है आपका कोशिकांग है, ये भी मैंने बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये खुद का इसका क्या होता है, कोशिकांग होता है, खुद का कोशिकांग होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें क्या होता है, किस टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, तो 70S क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो ये क्या है, एक डबल लेयर सेल ऑर्गेनस है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है, मैंने ये सब चीज़ बहुत अच्छे से आपको पीछे पढ़ा दिया है। महात्मा गांधी सेतु आपका यहाँ है, जेपी सेतु वो भी गंगा पे है। आपका जो त्रिवेणी नहर है वो कहाँ है, तो गंडक पे है, ठीक है। आपका जो त्रिवेणी नहर कहाँ है, गंडक पे है। और आपका एक जो है आपका जो त्रिवेणी नहर हो गया आपका गंडक पे हो गया, ठीक है। और इंदपुरी बैराज जो है वो सोन नदी पे। ये सब चीज़ हम करवा चुके हैं, प्लीज़ आप देख लेना। एक है आपका आवृत्ति, अब देखो एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि आवृत बीजी दैट मीन्स एंजियोस्पर्म में कौन सा प्रजनन अंग होता है, तो क्या पूछा है कि इसमें कौन सा प्रजनन अंग होता है। तो हमेशा याद रखें जब भी हम लोग आवृत बीजी का बात करेंगे, जो भी हम फ्लावरिंग प्लांट, तो जितने भी फ्लावर देने वाले प्लांट है वो एंजियोस्पर्म में आते हैं, आवृत बीजी में आते हैं। और जो आपका फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्रजनन अंग जो होता है वो हमेशा फूल ही होता है। देखिए दो तरीके का मैंने आपको बताया था, एक होता है आवृत बीजी, ध्यान से समझ लो क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से, एक होता है अनावृत, ठीक है। तो देखो जो आवृत बीजी होते हैं दैट मीन जो एंजियोस्पर्म होंगे, हमेशा याद रखिएगा एंजियोस्पर्म क्या होंगे, एंजियोस्पर्म जिसका जो आपका जो सीड होगा, मतलब जो उसका बीज जो होगा वो क्या होगा, कवर्ड होगा, मतलब फल के अंदर होगा। और जो जिम्नोस्पर्म पूछा गया था, ठीक है, कि किसका जो होता है वो क्या होता है, वो नंगा बीज होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, ये आवृत बीजी होगा, अनावृत बीजी होगा, ठीक है। तो वो होगा उसका सीड नेकेड होगा। कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से बने हैं देखिए, जैसे कि जो आपका जो तारपीन तेल होता है वो किससे निकाला जाता है, तो पाइन ट्री से, जो एक जिम्नोस्पर्म है। एक सिड्रस ऑयल निकाला जाता है, ठीक है, सिड्रस ऑयल निकाला जाता है, वो कहाँ से, तो देवदार ट्री से, ये भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। एक आपने पढ़ा होगा साइकस, ठीक है, साइकस, तो जो साबूदाना निकाला जाता है वो साइकस से निकाला जाता है, ठीक है, सागो। तो ये जितना भी साइकस हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये सब जो है आपका जिम्नोस्पर्म है। और जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है और जिसका बीज जो क्या होता है फल के अंदर होता है, वो सब आपका एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। बाकी ये जो प्रजनन प्रक्रिया है ये मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत ही अच्छे से, ठीक है, पहले। उसके बाद है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है बहुत 1972 में आया था। क्या आया था 1972 में, क्या आया था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका आया था। एक बार जल्दी से देखते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिला और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक वीडियो में पूरा का पूरा हम जितना भी आपका इन्वायरमेंट था वो भी खत्म कर देंगे 1 घंटे में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था, कब हुआ था, 1987 में हुआ था कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन के संरक्षण से। कब आया था, 1987 में ये साइन हुआ, किससे, ओजोन को संरक्षण में। और ये इंप्लीमेंट कब हुआ, 1989 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। और याद रखिएगा जो किस चीज़ के लिए था, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए, मतलब जो हरित गैस जो है उसको कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को घटाया जा सके। और ये कब इंप्लीमेंट हुआ पूरी तरीके से, 2005 में इंप्लीमेंट हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1987 ओजोन से रिलेटेड है, सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन से रिलेटेड है, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत पहले का पीडीएफ है, सब यहीं से आपके आएंगे, ठीक है, चाहे दरोगा हो चाहे आपका बिहार पुलिस बीएसएससी। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, वन जीवी संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, टाइगरमैन कैलाश सेंकला। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वन संरक्षण अधिनियम। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। याद रखना, बस जो बता रहा हूँ उतना देख लो। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण, डेट मीन्स वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये दरोगा में आ चुका है 1974। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, तो 1981।
उसके बाद नॉइज प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 2000, उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैविक विविधता अधिनियम 2002 याद रखिएगा, और राष्ट्रीय हरित न्यायालय 2010। इतना बस अभी आप याद रख लो, ठीक है, जो आपका ज़रूरत का है, ठीक है। बाकी जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, जो ज़रूरत था जहाँ से पूछे जाएंगे वो मैंने आपको यहाँ करवा दिया। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब हो गया? 1972 हो गया, ठीक है। उसके बाद है साप्ताहिक वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 2 से 8 अक्टूबर। क्या है आपका? 2 से 8 अक्टूबर। नो सूनर हैड, ठीक है। देखो इंग्लिश में मैंने फिर से आपको याद करवाया था, आपको कंजंक्शन पढ़ के जाना है, प्रीपोजिशन पढ़ के जाना है, एडजेक्टिव पढ़ के जाना है, ठीक है। बस वहीं से क्वेश्चन रहेंगे। नो सूनर हैड सी मी, ठीक है, देन ही रन अवे, ठीक है। नो सूनर हैड ही सीन मी देन ही रैन अवे, ठीक है। जैसे ही उसने मुझे देखा वो दौड़ के भाग गया, ठीक है। तो सुटेबल कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, देन लिख दिया, ठीक है। दी वर्ड इग्नियस का मीनिंग क्या होगा? तो कैंडिड, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इंजेनियस का कैंडिड, ठीक है। चेंज दी वर्ड इनटू एडजेक्टिव, इंसोलेंस, ठीक है, तो इंसोलेंट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द मिस्टेक इन द सेंटेंस, द बुक कंप्राइजेस। देखो अगर किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं है तो हिंदी तो अच्छा होगा, अगर हिंदी अच्छा नहीं है तो इंग्लिश अच्छा, अगर ये दोनों भी अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो आपका 80 नंबर आएगा उसमें भी आप 70 आराम से कर लोगे। और ये जो 20 क्वेश्चन आएगा, या मान लीजिए कि दोनों मिला के 16 क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा थोड़ी कि सब आपका गलत हो जाएगा, और नेगेटिव है नहीं, तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। बस जो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा वहाँ, ठीक है। जैसे कंप्राइजेज ऑफ नहीं होता है, ठीक है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, यहाँ वही होगा, कौन सा गलत है। ए सेट ऑफ 20 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोर बोलते हैं। सेट ऑफ 20 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोर बनते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, अगेन चेंज करना है वॉइस, ठीक है। ही इज टू डू दिस, ही इज टू डू दिस, तो क्या होगा? दिस टू बी डन बाय हिम, मतलब यहां बोला कि इसको ये करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसने क्या बोला? ये जो है उसके द्वारा किया जाएगा, तो उसको चेंज कर दिया, ये डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ही इज टू डू दिस, दिस इज टू बी डन बाय हिम, दिस इज टू बी डन बाय हिम, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं टोटल अभी तक? तो 9 बार बन चुके हैं। उनका पार्टी का नाम क्या है? जनता दल यूनाइटेड, JDU, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित है, मैंने करवा दिया। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है, और 54 में निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ, मैंने आपको करवाया है, ठीक है। क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला याद करो, ये सब आपका साइंस वाला से है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, जो कि एंटासिड के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बताया था भाई, ये सब आपको सब पढ़ाया हुआ है, सब वही आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब चीज़ किया हुआ है। देखो कहाँ गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, ये आपको स्पेशल पीएच वाला एक टॉपिक दिया गया। देखो गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है, तो 1 से लेके 3.5, एग्जाम में जो आया था आपका एक्साइज में, इन्फोर्समेंट एसवाई में, उसमें 2.5 दिया होता है, तो 2.5 याद रखना, ठीक है। रक्त का जो पीएच होता है और आंसू का जो पीएच होता है 7.4 होता है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। नींबू का होता है 2.4 होता है, शराब का जो होता है 2.8 होता है, जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसका 2 से 4 के बीच में होता है, ठीक है, थोड़ा एसिडिक होता है, याद रखिएगा। मूत्र का 6 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिरका का, ठीक है, सिरका मतलब जो विनीगर होता है जिसमें क्या होता है? एसेटिक एसिड होता है। एसेटिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लो, पूछा गया था CH3COOH। ग्लूकोज का भी पूछा गया था फॉर्मूला C6H12O6, याद रखना ये सब, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका सिरका, सिरका का कितना भाग होता है? 3 होता है, ठीक है। और जो एसिड रेन होता है तो 5.5 या 5.5 से कम जैसे ही होगा, 5.5 हो या 5.5 से कम हो तो वो एसिड रेन माना जाता है। ये सब चीज़ बस याद कर लेना, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो। रिहांद परियोजना कहाँ है? ठीक है, रिहांद जितना भी डैम था, ठीक है, डैम मतलब जो बांध, तो ये उत्तर प्रदेश में। देखो इससे पहले वाले ही वीडियो में मैंने आपको ये करवा दिया है बांध वाला, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। बहुत सुंदरता से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, बिहार पुलिस हो जो भी हो, सब मैंने यहाँ अच्छे से सजा दिया है। और एक एक मतलब पिरो के लिखना, पिरो के समझते मतलब निकाल के लिखना, ठीक है। कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है, और हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो सिलेक्शन के लिए सिर्फ कर रहे हैं, बस ये समझिएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो सिलेक्शन के लिए सिर्फ। उसके बाद है आपका बिहार में कुल कितने
आपके जिले हैं, जिसे बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। सब आप क्वेश्चंस रिपीट होगा क्योंकि हम एक्सप्लेन अच्छे से कर चुके हैं। जिले कितने हैं? 38 है। प्रमंडल कितना है आपका? 9 है। प्रमंडल मतलब डिवीजन। प्रमंडल कितना है? 9 है। सब डिवीजन कितना है आपका? 101 है। डेट मीन्स आपका प्रमंडल कितना है आपका? 9 है, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन कितना है आपको पूछा गया है, ठीक है। हाउ मेनी डिवीजन इन बिहार, ठीक है। तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। देखो डिवीजन कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। डेट मीन्स प्रमंडल। अनुमंडल कितना हो गया? सब डिवीजन 101 हो गया, ठीक है। आपका लोकसभा का सीट कितना है? 40। राज्यसभा का सीट कितना है आपका? 16, ठीक है। विधानसभा इलेक्शन होगा कितना सीट पे आपका? 243। और विधान परिषद कितना है? 75, ठीक है। सब चीज़ हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये सब क्वेश्चन कौन करेगा? जो ड्रीम डोज से पढ़ा होगा, आप इजीली करके आओगे। रंगहीन प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? हमने एक चीज़ बताया था कि कुछ कोशिकांग जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? प्लांट में होते हैं। उसमें एक कोशिकांग जो है, एक सेल ऑर्गेनेल जो है प्लास्टिड, इसका 3 भाग मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि प्लास्टिड में 3 भाग होता है। एक भाग जो होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये वहाँ होता है जहाँ सूर्य का रोशनी नहीं पहुँच पाता, जैसे कि जर हो गया, ये सब, ठीक है। जर हो गया या जो जर हो गया या आलू हो गया। आलू भी क्या है? एक तना है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम हो गया जहां क्या सूर्य नहीं पहुंच पाता है, और वो बेसिकली कैसे कलर के होते हैं? तो वाइट कलर के होते हैं। अब मैंने देखो सबसे पहले प्लास्टिक में 3 भाग, एक ल्यूकोप्लास्ट आपने समझ लिया, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है? वाइट होता है और खाना स्टोर करता है। एक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोला जाता है? हरित लवक बोला जाता है, और इसको पौधे का रसोई घर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और मैंने आपको बताया था जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो कि आपका हरित लवक है, ठीक है, इसमें एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट मिलता है? ये भी पूछा गया था, तो मैग्नीशियम मिलता है। तो यही क्लोरोफिल होता है जिसका कारण क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस होता है। और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? आपका ग्रीन कलर होता है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर और व्हाइट कलर को छोड़ के जितना भी होगा वो इसी के कारण होगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण, सॉरी क्रोमोप्लास्ट के कारण। जैसे लाइकोपिन रेड कलर क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। आपका टमाटर का एप्पल का रेड कलर क्यों होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। तो याद रखना प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर, एक होता है ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है बाकी कलर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका कि हाल ही में ओलंपिक से किसे सस्पेंड कर दिया गया। तो ये उस समय का न्यूज़ है, ठीक है। रक्त के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमेशा याद रखें, ठीक है, कि रक्त के बारे में बोला है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ था रक्त के बारे में, और उसमें दिया हुआ था आपका रेड ब्लड सेल के बारे में, आरबीसी के बारे में। हमने आपको बताया कि जो आरबीसी का जो बनता है, ये बनता है आपका बोन मैरो में, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा में बनते हैं। बट याद रखिएगा ये हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं बनते रहता, एकदम लगातार, ठीक है, थोड़ा इंटरवेल होता है। तो यही इसका गलती था कि अस्थि मज्जा में नई लाल रक्त कोशिकाएं लगातार विकसित होती रहती है। ये लगातार नहीं होता है, थोड़ा उसमें इंटरवेल होता है, मतलब बीच में समय होता है। ऐसा नहीं कि लगातार निकलते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 120 दिन इसका समय काल होता है। तो लगातार निकलते जाएगा तब तो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा समय होता है। 120 दिन में फिर से क्या होता है? देखो फिर से हम लोग बात कर लेते हैं एक बार रेड ब्लड सेल का। तो रेड ब्लड सेल का बोलते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, तो एरिथ्रोसाइटिस। रेड कलर क्यों होता है ब्लड का? तो हेमोग्लोबिन के कारण। रेड ब्लड सेल का आपका लाइफ टाइम कितना होता है? 120 दिन होता है। इसका ये जन्म कहाँ लेता है? तो अस्थि मज्जा, डेट मीन्स बोन मैरो में। और ये मरता कहाँ है? तो स्प्लीन, तिल्हा में, दिल्ली में। और पूछा गया था एक बार कि ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? हमारे बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो आप बोलोगे जो ब्लड बैंक बोला जाता है वो बोला जाता है आपका स्प्लीन को। किसको? स्प्लीन को बोला जाता है, हमारा ब्लड बैंक बोला जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है आपका रेड ब्लड सेल, ठीक है। और ब्लड में कौन सा आपका एलिमेंट मिलता है? तो आयरन मिलता है। ब्लड का पीएच कितना है? तो 7.4 है, याद रखिएगा। इसमें 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, याद रखना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या है? तो वो प्लाज्मा है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए मेंडल वाला जो है, मेंडल वाला मैंने आपको एक बार एक्सपेरिमेंट कर बताया भी था, इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे इसमें। मेंडल के मटर के प्रयोग में यदि बीज, देखो बीज लेगा, ठीक है, और हमेशा क्या कहता, मटर पे ही किया था उसने एक्सपेरिमेंट। तो बीज जो लिया है 2 तरीके का, एक गोल है एक झुरीदार है। तो गोल को दे दिया RR
और झुर्रीदार को दे दिया स्मॉल r, और बीच जो है एक लिया है पीला y किया है, और दूसरा जो लिया है और एक दूसरा जो है y लिया है। अब इसका पूछा है कि इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएगा तो सेकेंड जनरेशन का पीढ़ी का संभावना क्या है, तो उसमें सभी रहेगा। सेकेंड पीढ़ी का अगर बात करेगा तो गोल बीज, ठीक है, गोल बीज पीले, ठीक है, गोल बीज पीले बीज पात्रों के साथ झुर्रीदार बीज हरे बीज पात्र, मतलब दोनों का संभावना रहेगा, ठीक है। गोल बीज हो गया आपका पीला, ठीक है, और जो झुर्रीदार जो था वो क्या हो गया आपका हरा, तो दोनों का संभावना रहेगा बढ़ने का सेकेंड जनरेशन में, याद रखिएगा। वो का उच्चारण कहाँ है, तो तंथोस से, तंथोस से, ठीक है। अब ये एक था, ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे बाद में मैथ्स वाला। योजक चिन्ह कहाँ सही उदाहरण, या देखिए योजक चिन्ह जो होता है दो को कनेक्ट करने के लिए होता है, दो चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, जैसे देन, ही वॉज बेटर देन मी, बोलते हैं ना, ही वॉज बेटर देन मी, ठीक है, तो देन क्या हो गया, योजक चिन्ह के रूप में काम करता है। उसके बाद सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या है, तो 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है, तो सप्त सिंधुओं का समास विग्रह क्या है, तो 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टी थे, संस्था और संस्थापक, ठीक है, उसका मैंने स्पेशल एक चार्ट बना दिया, मैं इसके पीछे लगा दूंगा, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लेना। दूसरा, ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, दूसरा एक और चार्ट लगाया जाएगा आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट पत्रिका निकालेगा, जैसे आपको पूछ लिया था अल हिलाल, सबको पता होगा, अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में लाया था, ठीक है, तो उस 2 चार्ट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 19 मार्च 1940 को हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जब किसी गेंद को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है ऊर्जा परिवर्तित होता है। देखो इसको पूरा अच्छा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि कोई भी चीज़, मान लो गेंद यहाँ है, इसको उठा के इतना हाइट पे रख दिया, तो अगर ये जब ये ऊपर जा रहा था तो इसमें क्या था, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों था, पर अगर ये टॉप पे पहुँच गया और यहाँ रुक गया है तो इसमें क्या है, mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है ये क्या है, मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि हाइट जितना मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ये क्या है, मास जी, तो इन दोनों तो कांस्टेंट है, चेंज होगा ही नहीं, हाइट ही ना चेंज होगा, तो एच पे रख दिया, यहाँ रख दिया, तो ये मैक्सिमम है, और यहाँ रुका हुआ है, दैट मीन्स आपका इसका गतिज ऊर्जा कितना होगा, ये 0 होगा। तो ये जैसे ही ऊपर से नीचे आपका आएगा, ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा जो है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगेगा। क्या होगा, जैसे ऊपर से ये नीचे आने लगा कि उसमें क्या आ गया, गति आ गया, तो इसमें गतिज ऊर्जा चेंज होने लगेगा, ठीक है, तो याद रखना। तो यही बोला है कि जब किसी गेंद को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तब ऊर्जा परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ, जैसे जो फ्लाइंग बर्ड जो होता है, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड जो होता है, तो जो फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है, इसमें ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो फ्लाइंग बर्ड होता है उसमें किस टाइप का एनर्जी होता है, तो याद रखिएगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी उसमें दोनों होता है। क्या होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी उसमें दोनों होता है, याद रखिएगा। दूसरा, घींचा हुआ जो आपका जो तीर होता है उसमें कौन सा होता है, तो घींच के बस रखा हुआ है, जैसे ही वो हवा में चलेगा उसमें क्या होगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों आ जाएगा, बट जब तक वो घींच के रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब पेंडुलम का बात करते हैं, पेंडुलम कैसा, इस टाइप का पेंडुलम, देखिए इसको, ये जगह को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, जो ओरिजिनल पोजीशन है, और यहाँ होता है हम लोग का क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमेशा याद रखना, जब वो एक्सट्रीम पे होगा तब वहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में, याद रखना, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और जब ये मीन पोजीशन पे होगा, मेन अपना ओरिजिनल पोजीशन पे होगा, तो काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसमें आपका 0 होगा। अच्छे से याद रखना, ये आपका कंसेप्ट पेंडुलम वाला, ठीक है, समझ में आया। चलिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये देखो पॉलिटी का 2 वीडियो दिया हुआ है, ठीक है, माँ भवानी का नाम लो, जल्दी से ये 2 वीडियो कंप्लीट करो अभी आज ही, ठीक है, और 2 वीडियो आपका बिहार स्पेशल का, ठीक है, एकदम कंप्लीट करके जाना, ठीक है, हंसते हुए एग्जाम से बाहर आओगे। अब देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बहुत बार हम लोग इसको बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। लोकसभा जो है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, वो 108 में बताया गया। किस देश से हमने ये चीज़ लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर होता है। इसको बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है, अध्यक्ष इसका लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा 2 केस में, पहला धन विधेयक में जो कि अनुच्छेद 110 में है, और उसका बाद संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है
इस दोनों केस में, ठीक है, इस दोनों केस में आपका क्या, इस दोनों केस में क्या होता है आपका जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया। तो पूछा जा सकता है इसमें कौन से कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो धन विधेयक 110 इसमें भी नहीं बुलाया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन विधेयक कितने में है, 368 में है, ठीक है। और कौन से पार्ट में है, तो 20वां पार्ट में है। कितने तरीके का संविधान संशोधन होता है ये पूछा गया है, कितने तरीके का, तो 3 तरीके का, याद रखिएगा संविधान संशोधन, ठीक है। और संविधान संशोधन का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जितना भी हमने संयुक्त अधिवेशन के बारे में आपको बताया। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, मतलब जो भी कोशिका है, ठीक है, उससे वो क्या होता है, वो डिवाइड होके ही नया कोशिका बनाता है। ये किसने कहा था, तो रुडोल्फ वीरियो ने कहा था। रुडोल्फ विच नाम था इसका, रुडोल्फ याद रखना, रुडोल्फ याद रखना। और 2 क्वेश्चन आपको और पूछा हुआ है कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। बट जीवित सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो एंटन वैन ल्यूएन हुक ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रॉबर्ट हुक था उसने जब सेल का डिस्कवरी किया था तो उसने क्या चीज़ पे किया था, तो याद रखिएगा आपका जो बार्क होता है, ठीक है, कॉर्क होता है, ठीक है, एक ट्री होता है, विल्लो ट्री होता है, उसका कॉर्क, तो कॉर्क पे किया था, कॉर्क वर्ड याद रखना, उसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। किसी गाछ का, विल्लो एक ट्री होता है, ठीक है, उसका गाछ का छाल निकाला, छाल से फिर से कॉर्क निकाला, तो कॉर्क पे किया था उसने एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको हम लोग करंट में कवर करने वाले हैं, एकदम घबराइएगा मत। कि दिवंगत फली एस नरीमन का संबंध किससे है, तो ये वकील थे। वेग समय का ग्राफ, ये एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट था, यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछ लें, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। समय और वेग का ग्राफ क्या प्रदर्शित करेगा, समय आपको पता है, जो एक्सेलरेशन हो जाए तुरंत क्या होता है, वेग मतलब वेलोसिटी, और समय मतलब टाइम। तो वेलोसिटी बाई टाइम का जो ग्राफ होगा क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। बस यहाँ यही दिया हुआ है, देखिए यहाँ हमने वेलोसिटी बना दिया, यहाँ आपने टाइम बना दिया, तो यहाँ जो होता है ये किसका होता है, तो ये आपका एक्सेलरेशन का ये होता है। ये चीज़ बस आपको यहाँ याद रखना एकदम। अब देखो जो दरोगा जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पूछा गया था कि यहाँ ये है एक्सेलरेशन और इसका जस्ट उल्टा होता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का जो होता है वो कैसा होगा, तो देखो एक्सेलरेशन मतलब होता है कि बढ़ रहा है, एकदम बढ़ रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब होता है स्पीड घटना, तो उसका जो होगा वो ऐसे होगा, मतलब समय के साथ इसमें क्या होगा, देखो ये समय के साथ क्या हो रहा है, आपका स्पीड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। बट जो समय के साथ ये वाला जो ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है, कैसा होगा आपका ऐसा, ये वाला जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, जो इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, ये देखो समय के साथ क्या हो रहा है, इसका स्पीड घट रहा है। तो ये रिटार्डेशन का बात करें तो ये होगा, और एक्सेलरेशन का बात करें तो ये होगा, ठीक है, समझ में आया। और मान लो कि आपको एक चीज़ और पूछ लिया जाएगा कि जो एक ग्राफ जो है d/t का ग्राफ दिया हुआ है, तो ये क्या बताएगा, तो d होता है डिस्टेंस, t होता है टाइम, तो ये क्या बताएगा आपका वेग का, डेट मीन्स वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो, ठीक है। बस इतना आपको समझ के रखना है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते, 1 घंटे का हो गया ये ऑलमोस्ट, ठीक है। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर ये आपने चीज़ कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आपसे आगे कोई नहीं। मैथ्स का एक आपका ये था कि सर मैथ्स का देखो मैथ्स के क्वेश्चंस तो निकाल दिए, पर समय इसमें ही आपको क्या पता, मतलब क्या ही अब मैं बताऊं, ठीक है। आप फैमिली हो मेरा, तो आपसे क्या ही छुपाना। देखो ये ऐसा है ना कि बोर्ड पे आके लिखना नहीं है मुझे, उस चीज़ को आपको PDF में भी लिख के देना है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना भी है, और साथ में इस तरीके का डायग्राम भी लगा देना है ताकि आपको समझ भी डेवलप हो। देखिए, ठीक है, ये पद्मा अवार्ड जो जितना बिहार में लोगों को मिला है 2025 में, वो लिखा गया है, जो करंट में हम लोग कवर करेंगे। देखिए सब चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया गया, जहाँ जहाँ जो चीज़ ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। बस अगर इतना आपने कर लिया तो फिर क्या ही करना है। सो थैंक यू सो मच। और जो आपका बस आप इसको सब्सक्राइब कर देना, जैसे ही 500 होगा, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो सबके लिए PDF ये जरूर हम अवेलेबल करवा देंगे। बाकी जो श्योर सिलेक्शन बैच में है दरोगा वाले में, उसमें ये डाल दिया जाएगा, और जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अवेलेबल करवा दिया जा रहा है, और सबके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। बस आपका है कि वीडियो आप एक बार शेयर करो, जल्दी से 1 लाख का फैमिली आपको बनाना है, ठीक है। 1 लाख का आपका फैमिली जल्दी से बना देना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये पूरा हो पाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं बोर्ड पे करूं, ठीक है, MCQ लगा के, तो मुझे पता है सब्सक्राइबर गेन होंगे, बट इतना कंटेंट वहाँ नहीं दे पाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि लिमिटेड कंटेंट ही बोर्ड पे हो पाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड,
कैसा लगा जरूर बताइएगा, जो मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। देखिए अगर राष्ट्रीय उद्यान से पूछा था, पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान मैंने यहाँ टिक मार दिया कि कौन सा पढ़ना है और वहीं से आने वाला है आपका। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। अपना कमेंट जरूर देखिएगा, ठीक है। और बहुत लोग पीडीएफ के लिए ये करते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। पहले आप जो वीडियोस दिया जा रहा है उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो और सब्सक्राइब करके रखना, एक भी वीडियो मिस मत करना। जय हिंद।